हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी माह सीरीज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को एक सहायता प्रदान करनी है ताकि आप 2023 में कोई भी एग्जाम दे उसमें अच्छे से सफल हो। और इसी उद्देश्य से दोस्तों हमारे द्वारा आपको चाहे एनसीईआरटी सीरीज चलाई जा रही है, सारी होलिस्टिक तैयारी के अंतर्गत जितना हमें विद इन टाइम में जो चीज़ हो पा रही है उसको करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें आपने देखा होगा आपको दोस्तों एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी 8वीं क्लास की छठी 7वीं क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। और एनसीईआरटी को सबसे बड़ी बात है कि आपको प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है और उसमें क्वेश्चनों के साथ ऐड किया जा रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और जितना भी आपको टाइम मिला इनको जरूर एक बार देखें और जो भी चीज़ें कुछ शॉर्ट नोट्स है इनके तैयार करें। ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी है, 7वीं क्लास चल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको घटना चक्र जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, किसी भी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी आपको सॉल्व करवाया जा रहा है विद कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपकी इकोनॉमी की घटना चक्र और पॉलिटिक घटना चक्र है, जिनकी कम से कम 6 वीडियो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीलिम से पहले सारी चीजें हो जाए। इसके अलावा दोस्तों हम बेसिक से आपके ज्योग्राफी, बेसिक से आपके इकोनॉमी और आपके पॉलिटी चल रही है, जिनका काफी 80% तक काफी चीजें कंप्लीट हो चुकी है और हम जल्दी उनको कोशिश करेंगे कंप्लीट करवाएं। और आपके आंसर राइटिंग के लिए भी हम क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो इन चीज़ों को आप रेगुलरली फॉलो करें, आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। और जितना टाइम हमें मिलता है उस टाइम में हमें कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। और इसी उद्देश्य से दोस्तों आपके लिए करंट को ध्यान में रखते हुए करंट मैगजीन है, विजन की मंथली मैगजीन, उसको पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा इकोनॉमी के अंतर्गत जून 2022, हालांकि हम बहुत पीछे हैं लेकिन कवर करेंगे अभी थोड़ा इसको स्पीड से। तो जून 2022 की जो मैगजीन है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का, इंडियन पेमेंट सिस्टम। तो आज हम इस इंडियन पेमेंट सिस्टम को देखेंगे। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ 2-4 पॉइंट इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही हम यहाँ पढ़ेंगे, बाकी चीजें स्किप करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ चीजें इसमें ज्यादा ऐसी है जो हमारी ज्यादा काम की नहीं है। तो इंडियन पेमेंट सिस्टम, फर्स्ट ऑफ आपको समझो पेमेंट का मतलब क्या है। देखो पेमेंट आप देखते होंगे, अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट क्या है, तो पेमेंट सेट एक होता है पेमेंट, यानी कि एक होता है पेयर और एक होता है रिसीवर, यानी देने वाला और रिसीव करने वाला। लेकिन इनके बीच में एक पेमेंट सेटलमेंट अथॉरिटी होती है। जैसे इसने पे किया तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये किसी मीडियम के थ्रू पे करेगा। जैसे आप किसी को पे करते हैं दूसरे व्यक्ति को पैसे, तो कोई मीडियम होगा, कोई बैंक होगा, फोन पे होगा, यूपीआई होगा, पेटीएम होगा। तो फोन पे, बैंक, पेटीएम, ये क्या है, ये पेमेंट सेटलमेंट इंस्टीट्यूट है जो पेमेंट को सेटल करते हैं। तो इसलिए पेयर और रिसीवर के बीच में पेमेंट को सेटलमेंट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम होती है, वो पेमेंट को सेटल करते हैं, वो पेमेंट को क्लियर कर लिए और उसी सिस्टम को बोलते हैं पेमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो ये पेमेंट सिस्टम, तो हम भारत की पेमेंट सिस्टम को देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाल ही में दोस्तों आरबीआई के द्वारा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भारत की बैंकिंग जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा पेमेंट विजन 2022 नामक दस्तावेज जारी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए आ सकता है। पेमेंट विजन दस्तावेज 2025 किसने जारी किया है, तो आरबीआई ने जारी किया है, जिसका आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है कि 2025 तक हम पेमेंट सेटलमेंट को कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, कैसे उसको और अच्छा करेंगे, कैसे उसको सिक्योर करेंगे, उसको लेकर के आरबीआई के द्वारा ये जारी किया गया कि 2025 तक हम क्या क्या लेवल पर काम करेंगे। तो पेमेंट विजन 2025 नामक जो डॉक्यूमेंट है उसको जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये एक तरीका आपका फैक्ट बन जाता है, इसको जरूर आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है। अब भारत में पेमेंट सिस्टम, तो मैंने बताया सबसे पहले वही बात है, भुगतान प्रणाली क्या होती है। तो भुगतान यानी पेयर और रिसीवर के बीच में एक संबंध कैसे उनको जाए, इसके लिए भुगतान प्रणाली आती है। और ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें क्या है कि पेमेंट सिस्टम अलग तरीके से होता है। उसमें वो स्टॉक के माध्यम से आपके बैंक में जाता है, उसके थ्रू होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज है वो अलग है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो जितने भी हम पेमेंट करते हैं उन सभी का क्लियरेंस करने और सेटलमेंट करने की सेवाएं पेमेंट सिस्टम कहलाती है। और ये ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज इसमें नहीं आता, स्टॉक एक्सचेंज पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। और पेमेंट सिस्टम किसी भी इकोनॉमी का आधार होता है, क्योंकि जितना अच्छा पेमेंट सिस्टम होगा, इकोनॉमी में निवेश, वित्तीय स्वायत्ता, वित्तीय समावेशन, ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी और ज्यादा लोग इनको फायदा उठाएंगे। इसलिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें हम करा रहे हैं। तो इसलिए अगर बात करें पेमेंट सिस्टम, ध्यान रखना कि ये
रिसीवर और पेयर के बीच में एक मीडियम का काम करता है और पेमेंट को सेटलमेंट करता है और उनको दूसरी पेमेंट भेजता है, दूसरे अकाउंट में दूसरे रिसीवर के पास भेज देता है। आपको पता है थोड़ा भारत में अभी डिजिटलीकरण बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, तो इसी आधार पर हमारी पेमेंट सिस्टम में वो भी चेंज हो रहा है। पहले हम पेमेंट करते थे, बैंक पे जाते थे, पासबुक जमा करवाते थे, बैंक वाला हमें पैसा देता था, या पोस्ट ऑफिस में जाते थे, पासबुक जमा करवाता पैसे देता था। हम डायरेक्टली किसी को भेज नहीं सकते, हमें बैंक में फिजिकली जाना पड़ता। आज हम मोबाइल के थ्रू किसी भी जगह किसी भी बैंक में किसी भी व्यक्ति को हम भेज सकते हैं, फोन पे, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू। दीज आर पेमेंट सेटल सिस्टम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट सिस्टम में डबल तेज गति से बढ़ गया। अगर भारत में एग्जांपल देखें तो भारत में 2019 से 21 के बीच में डिजिटल माध्यम से स्वीकार करने वाले व्यापारियों, जो आज डिजिटल माध्यम से जो उसको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी संख्या 500% बढ़ी है। कि पहले जो हम कह सकते हैं पहले कैश में लेते थे, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेते हैं। आज आप सब्जी वाले, आज आप कहीं पे भी जाओ, सब्जी वाले, परचूनी वाले, हर दुकान पर आपको फोन पे यूपीआई मिलेगा और आप उसके थ्रू ही 90% पेमेंट करते हैं। यूपीआई, आईएमपीएस, इनका इतनी परसेंट वृद्धि हुई, ये डेटा थोड़ा सा रखना, कितनी परसेंट हमारे यहाँ वृद्धि हुई है, ठीक है ना। और एक कागज, यानी कह सकते और भी हमारे कागज है, उनकी कमी हुई है। ऑब्वियसली जब पेमेंट सेटलमेंट हम थ्रू डिजिटल करें तो वो चीज हम करेंगे। तो ये एग्जांपल है कि भारत में अगर पूछे कितना डिजिटल बढ़ा है, तो वो आपको यहाँ से लिखना है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है पेमेंट का, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपको पता है लोगों के पास इंटरनेट सुविधा हो चुकी है, लोगों के पास आजकल फोन हो चुके हैं, कौन से, एंड्रॉयड फोन हो चुके हैं, तो लोगों के पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लोग इजिली एक्सेस करते हैं और इजिली सेटल करते हैं। तो इसलिए भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से पेमेंट सिस्टम है वो डिजिटल हुआ है और डिजिटल रूप से बहुत तेज गति से बढ़ा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा आरबीआई ने कई और महत्वपूर्ण 2000 आरबीआई का पहले एक डॉक्यूमेंट और आया था, पेमेंट विजन 2021, उसी का अपडेटेड रूप आया पेमेंट विजन 2025। तो 2021 में पेमेंट आरबीआई का ये रहा था, काफी हद तक सक्सेसफुल रहा था, इसने काफी चीज की। एक तो क्या है कि आपको पता पेमेंट अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नई आ गई आजकल, तो इनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया गया था कि किस तरीके से रेगुलेशन करना है वो। और इसके अलावा ऑफलाइन मोड, सेंट्रल पेमेंट सिस्टम, इन सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक लाया गया था। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा लागत में कमी की गई थी, जैसे आप आरटीजीएस, एनईएफटी, इनके माध्यम से, या एटीएम के माध्यम से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या इंटरनेशनल, इनके माध्यम से जो आप पेमेंट करते थे उसमें बहुत सारी शुल्क ली जाती थी, वो अब धीरे धीरे कम कर दी। जितने ज्यादा आप कम करोगे उतने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, उससे ज्यादा लोग आजकल इसे पेमेंट करेंगे। और ये आपको पता है कि भुगतान प्रणाली को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया। पहले एनईएफटी, आरटीएस और ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस, अब ये 24/7 काम करते हैं, 24/7। पहले इनका ये था कि वर्किंग डे के दिन ही काम करेंगे या 10 से 5 ही काम करेंगे। अब आप एनईएफटी, आरटीजीएस और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंसिंग हाउस कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज प्रोवाइड हो गई, इसी वजह से हमारा पेमेंट सिस्टम है वो डिजिटल हो गया। तो ये वो पॉइंट है जिसके माध्यम से आप बताएंगे कि आरबीआई ने अब तक क्या क्या अचीवमेंट किया है पेमेंट विजन 2021 के अंतर्गत। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा है, लागत है वो कम हुई है, सुविधाजनक बनाया गया पेमेंट सिस्टम को। और सुविधाजनक कैसे, क्योंकि इजिली आप एनईएफटी, आरटीजीएस और एनएससीएच है वो 24/7 पूरी किसी भी टाइम कभी भी कर सकते हो। पहले यह था कि आपको 10 से 5 वर्किंग टाइम पे ही करना पड़ता। इसके अलावा जो भी पेमेंट सिस्टम है उन पर लोगों को भरोसा हुआ है, जिसके अंतर्गत उसका कारण क्या है कि आजकल आप तो एक तो कार्ड लेन देन टोकनीकरण, यानी कि आजकल आपको टोकन के माध्यम से भी, आप कार्ड के माध्यम से, टोकन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी के लिए भी हमने, अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसके लिए ये CPFIR बनाई गई है, केंद्रीय भुगतान फायर और FIR, ये जो फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री ये बनाई गई है, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री, जिसके माध्यम से अगर किसी के साथ कोई पेमेंट के दौरान किसी प्रकार का धोखा हुआ है तो यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवा सकता है और उसकी इजिली यहाँ से वो दर्ज है वो डिस्क्लोज की जाती है, उनका समाधान किया जाता है, क्या उसकी कंप्लेन थी, क्या उसका धोखा हुआ था उसको। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने विजन 2020 के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई थी। इसी वजह से हमारा पेमेंट सिस्टम है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के द्वारा 2025 में फिर विजन 2025 लेके आइए ताकि 2025 तक इस चीज को और अच्छा कर सके। इसलिए और क्यों लेके आइए, क्योंकि आपको पता पेमेंट सिस्टम वर्तमान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नए नए तरीके से बढ़ता जा रहा है। आजकल तो टोकन के थ्रू, आजकल यूपीआई के थ्रू, फोन पे के थ्रू, इनके थ्रू पेमेंट होता जा रहा है।
REFT, जो NEFT, RTGS, इनके थ्रू तो नए नए मोड आ रहे हैं। हो सकता है 2 साल पीछे कोई और नया मोड आ जाए। तो जो नए नए मोड आ रहे हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट को सेटल करते हैं, तो इन जितनी ज़्यादा, आपको पता है जितने ज़्यादा नए मोड आएंगे, नए मेथड आएंगे, तो हो सकता है उनके नई चैलेंजेस भी आए। उनको रेगुलेट करने के लिए पहले से ही तैयारी है एक तरह से। अभी भी हमारे पास अगर हम देखें तो पेमेंट सिस्टम में हमने अचीवमेंट तो बहुत किया है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हमारे पास है। उन चुनौतियों को देखने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली, कि आखिरकार भारत में अचानक से 2 साल में डिजिटल पेमेंट इतनी तेज गति से क्यों बढ़ा है। तो इसको बढ़ावा देने वाली कौन कौन से हमारे यहाँ कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे जिनकी वजह से डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट बहुत तेज गति से बढ़ा है। पहले आपको पता है फिजिकली होता था, डॉक्यूमेंट के थ्रू होता था, और इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेता था। और इस तरीके से आपको पता है कि ये टाइम चाहे फिजिकली आपको जाना पड़ता था, बहुत कुछ चीजें थी। तो लेकिन आखिरकार कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने ये बात तो ठीक है कि समय के साथ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते, लेकिन कौन से ऐसे कारक जिन्होंने पुश कर दिया थोड़ा स्पीड के साथ। तो पहला देखते हैं, मोबाइल क्रांति। आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ी बात है कि एक तो जियो आई 2016 में, इसने 4G लॉन्च किया और सभी को बहुत जबरदस्त तरीके से नेट की सुविधा प्रोवाइड करवाई। और इसके अलावा उपभोक्ताओं को सस्ते एंड्रॉयड प्रोवाइड हो चुके थे। अब तो 2000-1500 रुपये 2,500 तक भी एंड्रॉयड फोन उपलब्ध हो गए। तो इतने सस्ते मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधा, इनकी वजह से जबरदस्त तेज गति से मोबाइल क्रांति आई। और आज भारत में बताया गया कि लगभग 114 करोड़ नए मोबाइल यूजर आ गए। 114 करोड़ भारत में नए यूजर आए फरवरी 2021, मतलब ये कहने का मतलब कि नए यूजर आ गए। इतने लोग इंटरनेट से, इतने लोग मोबाइल से जुड़ चुके हैं, 114 करोड़। तो आप लाग सकते हैं भारत की लगभग 90% पॉपुलेशन इससे जुड़ी हुई है जिनके पास मोबाइल ही है। इसके अलावा जेम ट्रिनिटी के माध्यम से हमने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल, इनके माध्यम से पेमेंट सेटलमेंट की चीज की जाएगी। तो इससे क्या है कि ये आपस में जब किसी के पास अकाउंट होगा, उसका आधार से लिंक होगा और उसके पास मोबाइल नंबर होगा, तो इजीली उसको क्या होता है, डीबीटी के माध्यम से अदर चीज से पेमेंट सेटलमेंट किया जाएगा। तो जेम का यूज ने ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे दिया। इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, आपको पता है पहले लोग एटीएम पे जाते थे, एटीएम देंगे और फिर पैसा निकलता। अब क्या है, जैसे बिजनेस एजेंट, ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट क्या होता है, जैसे बैंक के एजेंट होते हैं। इसी प्रकार आपने सुना होगा, अगर पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत भी आपको पता है, पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन होते हैं उनके पास भी एईपीएस सिस्टम होता है। वो आपको आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसमें क्या है कि आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसा निकाल सकते हो। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म आए, लोगों के घर घर जाकर के ये पैसा निकालने की फैसिलिटीज आई, तो ऑब्वियसली डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ेगा। तो इनकी वजह से बढ़ा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है प्रौद्योगिकी चालित प्लेटफॉर्म। आपको पता है आज मोबाइल बैंकिंग सिस्टम आ गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी आ गई, हर लेवल पर एंड्रॉइड यूजर आ गए। इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनेबल हुई है बहुत तेज गति से, इसलिए। और सबसे बड़ा वारण है कोविड महामारी। कोविड 19 के दौरान फिजिकली आपको पता है कि सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी हो गया, सारे बैंक बंद हो गए थे। उस समय लोगों को पैसा निकालने में सबसे ज्यादा रोल रहा डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा सभी को डीबीटी के माध्यम से घर बैठे पैसे दिए जा रहे थे, और पोस्टमैन जो डाकिया होते हैं उनके द्वारा आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से घर घर जाकर के उनको पैसे दिए जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है बैंक है, बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी थी। तो कोविड 19 ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो फेसलेस ट्रांजेक्शन करें, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करें, और इसने स्पीड दे दी। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कोई चीज में सुधार करते हैं ना, तो सुधार थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब आपको कोई धक्का दे देना पीछे से, तो आप स्पीड से चले जाते हैं। तो ये वो कारक है जिन्होंने हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पुश किया। इनकी वजह से भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत तेज गति से बढ़ा। और मैंने बताया था कि 500%, आप मान सकते हैं 500% ग्रोथ की है 2019 से 2021 के बीच में। आप इतना कितनी जबरदस्त तेज गति से हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वृद्धि की है। तो ये आ गए वो कारक जिनकी वजह से हमने वृद्धि किया। अगला हमारा पॉइंट आता है कि भुगतान प्रणाली में हमने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस। पहला, साइबर हमले। आपको पता है आजकल जो डेटा है वो चोरी हो जाता है। आपने सुना होगा किसी का फेसबुक से उसके आपको मैसेज आते होंगे, अब मुझे अर्जेंसी है, मुझे पैसा पेमेंट करो, मेरे बीमार है, तबीयत खराब है किसी की, और आपसे पैसे ले जाते हैं। एक तो साइबर हमले हो रहे हैं, किसी का अकाउंट है उसको हैक कर लिया जाता है, ठीक है ना, किसी का अकाउंट है वो हैक कर लिया जाता है, वो भी हो जाए।
तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। अब आगे है कि चुनौतियां, तो साइबर हमले आपने देख लिया, एक चुनौती है। दूसरा, डिजिटल अवसंरचना हमारे पास अभी तक देखो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बढ़ा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना कम है, कि जहां लोगों को ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां नेटवर्किंग सुविधा अभी भी नहीं है ना, तो वो है। और इसके अलावा कुशल प्रमाणित के लिए, मतलब ऑब्वियसली जहां नेटवर्किंग सुविधा नहीं होगी, जहां मोबाइल सुविधा नहीं होगी, तो वहां ये सिस्टम नहीं हो पाएगा। और इसका एग्जाम्पल यह है कि भारत में 2020 के अंत तक भी 296 लोगों पर एक पॉइंट ऑफ टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि एक पॉइंट था जहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म आ सकते हैं। तो ये बड़ी, इसका जो डेंसिटी है वो कम है। शिकायत निवारण तंत्र अच्छा सा नहीं है। आज को पता है आपने, किसी का पेमेंट चला गया और कहीं फंस गया तो उसको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लग जाते हैं। अब किसी का इंपॉर्टेंट कोई, किसी ने बेचारे ने एक बार, मान लें मैंने एक बार 40,000 रुपये पेमेंट करने थे किसी को, अचानक से पेमेंट फंस गया, अब आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा बचा नहीं, जो था वो पेमेंट फंस गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी को पैसा नहीं भेज पाते और तुरंत इसका डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता, वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे ले जाता है। तो ये भी लोगों को डिस्करेज करता है पेमेंट सिस्टम में डिजिटल के माध्यम से करने के लिए। इसके अलावा लेन देन कम मूल्य, इतने डिजिटल हो गए, लेकिन आज भी भारत में अगर देखें तो जीडीपी के तुलना में इतना ज्यादा तेज गति से वृद्धि नहीं हुई है। जीडीपी का लगभग 2017 में 10.7% था, 2022 में ये 14.4% हो गया, और दुनिया में जो वैश्विक लेवल पर अगर देखा जाए तो उसकी टोटल जीडीपी का लगभग 44.9% था दुनिया में, और भारत इसमें सबसे निम्न स्तर पर है। तो अगर देखा जाए तो 2020 में भारत 44.9, मतलब इसमें अगर डिजिटल पेमेंट के सिस्टम का बात करें तो भारत को पॉइंट बहुत कम मिले, क्योंकि भारत का जो जीडीपी के अनुपात में डिजिटल पेमेंट है वो कम हो रहा है। डेटा सुरक्षा, आपको पता है व्यक्तिगत डेटा आजकल चोरी हो जाता है। आपने देखा होगा, आपका फेसबुक डेटा चला जाता है, आपका व्हाट्सएप डेटा चला जाता है, और लोग आपको फोन करके पैसे मांगने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये माना गया है कि एक एग्जांपल है इसमें कि 2021 में डिजिटल रूप से जो लोन, आपको पता है लोन लेने वाली बहुत सारी एजेंसी आ गई है, वो आपको ऑनलाइन लोन देती है, बहुत सारा झूठ बोलती है, बहुत सारी कंडीशन लगाती है, आपको फंसा देती है। तो एक बात वो लगाया, इसमें एक डेटा आया कि 2021 में डिजिटल रूप से लोन देने वाली, लोन देने पर गठित एक आरबीआई का जो वर्क फोर्स है, उसने बोला है कि भारत में भोले वाले ग्राहकों को ठगने के लिए 700 से अधिक लोन देने वाले ऐप, ऐसे ऐप चल रहे हैं जो आपसे बोलेंगे क्लिक करो पेमेंट आपके अकाउंट में। ऐसे फर्जी ऐप चल रहे हैं। तो 600 से अधिक फर्जी ऐप चल रहे हैं जो आपको लोन देते हैं फिर फंसा लेते हैं। तो ये चुनौतियां थी। इन चुनौतियों को निपटान करने के लिए ये विजन 2025 भी लाया गया। तो आपको चुनौतियां पता लग गई। अब विजन 2025 में क्या क्या चीजों पे फोकस किया जाएगा, तो आपको पता है विजन 2021 लेके आ गए थे, जिसमें 4 पॉइंट, एक तो कंपटीशन हो, लागत इसको थोड़ा सा कम किया जाए, सुविधा आसान प्रोवाइड करवा जाए, और लोगों में विश्वास हो। जैसा कि हमने ऊपर 4 पॉइंट देखे थे कि लोगों में विश्वास भी बढ़ा है, लागत भी कम हुई है, सुविधा एनईएफटी आरटीजीएस 24/7 हुए। तो उस आधार पर 2025 को भी लेके आया, जिसमें 5 एंकर गोल पोस्ट, 5 पॉइंटों पर फोकस किया जाएगा। 5 पॉइंट कौन से? एक तो पहुंच, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, ग्राहक केंद्रित, यानी कि जो कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज हो, उसके अकॉर्डिंग सुविधाएं हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी समस्या का समाधान हो। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को देखा जाएगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके अलावा डिजिटल, ज्यादा से ज्यादा एरिया में डिजिटल दिया जाए, इसलिए इसमें इतने लेवल पर काम किया जाए। तो ये 4-5 पॉइंट है। कहने का मतलब है चार ई पे ये काम करेंगे, तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो यही इसकी बात है कि 2025 में ये किया जाएगा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी द्वारा को ला। अब पहला काम क्या करेंगे कि डिजिटल करेंसी लाओ। और डिजिटल करेंसी मतलब वही एक तरह से ये चल रहे हैं अपने डिजिटल करेंसी, जिसमें हम बात कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी चल रही है, इसी प्रकार की करेंसी हम लेके आएंगे अपने लेवल पर। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, रेगुलेटिंग नहीं होती, उसको रेगुलेटिंग करने वाली कोई सेंस नहीं होती। लेकिन हम डिजिटल करेंसी लाएंगे तो हमारा सेंट्रल बैंक उसको जारी करेगा, तो उसके थ्रू उसमें क्या आराम से ही क्या हो जाएगा, उसके थ्रू आराम से सरकार आरबीआई कंट्रोल कर लेगा। तो ये थोड़ा क्रिप्टो करेंसी से अलग हो जाएगा। इसके अलावा बोला गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन भुगतान प्रणालियों के लिए अगर किसी प्रकार का कोई धोखा हो जाता है तो डिजिटल भुगतान सुरक्षा कोष इसमें गठन किया जाएगा। एक डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी फंड होना चाहिए, अगर किसी के साथ कोई धोखा हुआ है तो उसका तुरंत सेटलमेंट हो, तो वो व्यवस्था इसमें की जाएगी। इसके अलावा लेन देन की जियो टैगिंग, यानी कि कहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस लोकेशन पर हो रहा है, ये चीज दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड है उनको लिंक किया जाएगा यूपीआई से। और चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम,
उसमें सुधार लाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्या होता है, कई बार हम चेक को ट्रांजेक्शन होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, सेटलमेंट होने में। तो ये चीजें भी थोड़ी जल्दी की जाए, इसलिए आरबीआई के द्वारा 2025 के विजन पर इनमें पूरा फोकस किया जाए। ठीक है, तो ये आरबीआई और सजा ऑब्वियसली हमसे पूछा जाए कि हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा पेमेंट सिस्टम और अच्छा हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी कानून और जो भी नीतियां हैं हमारी, उनको ग्राहक सेंट्रिक यानी कि कंज्यूमर सेंट्रिक बनाया जाए। जैसे डेटा को सिक्योर किया जाए, ठीक है, और डेटा सुरक्षित जितना ज्यादा रहेगा, ग्राहक उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। दूसरा काम करना है हमें कि हमारे बाजार आधारित जो वित्त पोषण को बढ़ाना, जो हमारे ये जितने भी हमारे शोधन क्षमता है वित्तीय संस्थानों की, उनको जितना ज्यादा हो सके बढ़ाया जाए, उनकी सुरक्षा दी जाए। और एक बिग टेक का हमें प्रयोग करना चाहिए। बिग टेक के माध्यम से क्या है कि वैश्विक लेवल पर हमें सहयोग करना चाहिए कि किस तरीके से इस प्रकार के जो जोखिम आते हैं उनको निपटान किया जाए। जैसे आपने देखा होगा FATF का एक जोखिम आधार शासन है। ये जोखिम आधारित शासन क्या करता है, इसके माध्यम से ये आपस में कोई लगता है कि कहां पर किसी प्रकार कोई लगता है रिस्क है, उसके कुछ चीजों पर आपस में क्या मिलते हैं, उन मुद्दों को शेयर करते हैं और समाधान करते हैं। तो वो चीज हम कर सकते हैं। ये थोड़े से आप वे फॉरवर्ड के लिए सोच सकते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री में ये काम का नहीं चला। इसके अलावा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो भुगतान सिस्टम है वो किससे रेगुलेट होती है। तो भारतीय भुगतान पेमेंट का नियमन और विकास, अगर विनियमन और विकास की बात करें तो 2007 में भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 आया, जिसके अंतर्गत आरबीआई को रेगुलेटिंग और सुपरविजिंग का काम दिया गया था। इसके अलावा क्रेडिटर के रूप में आरबीआई 2001 में समय समय पर भुगतान विजन जारी करता है, जैसे अभी जारी किया गया, 2021 में जारी किया गया था। और इसके माध्यम से आरबीआई ये काम करता है कि पेमेंट सिस्टम है वो सुरक्षित हो, वो तेज हो, सुविधाजनक हो, सुलभ हो और सभी के लिए अफोर्डेबल हो। तो आरबीआई इस पेमेंट सिस्टम पे काम करता है। आरबीआई को ये शक्ति 2007 के एक्ट से भी मिली है और 2001 में भी आरबीआई को समय समय पर ये शक्तियां मिली हुई थी। तो आरबीआई इसमें काम करता है। तो बेसिकली इसमें आपको ध्यान रखना है कि दस्तावेज कौन लेके आए, पेमेंट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली किस तरीके से ग्रोथ हुई है, ये भी ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और 2021 का जो विजन 2021 था, उसने कितना काम किया, क्या सफल रहा है, इसके अलावा इसमें चुनौतियां क्या है, इसके अलावा भुगतान को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और ये हो गया एक तरह, और कुछ 2025 के क्या पॉइंट है वो ध्यान रखने, और सजेशन के 2-4 पॉइंट इसमें से निकाल दो। बस इतने छोटे नोट्स इसके बना के रख दो। ये पेमेंट सिस्टम दोबारा कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिन्हें हम सेज बोलते हैं। तो अब सेज को पढ़ते हैं। और देखो सेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, हालांकि इकोनॉमी हम पढ़ते हैं लेकिन यहां भी पढ़ सकते हैं उसको। सेज का कॉन्सेप्ट ये था कि चीन ने अपना यहां सेज को डेवलप किया, और चीन का उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे एरिया जिसके माध्यम से जो तटवर्ती एरिया हो और जो एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दे। और चूंकि आपको निर्यात बढ़ाना है, तो आपको अन्य देशों से कंपटीशन करना है। अन्य देशों से कंपटीशन करना है तो सेज में रहने वाली कोई कंपनीज होंगी, एक स्पेशल जोन में कंपनीज होंगी, उनको स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहिए, और ताकि आसानी से वो फैसिलिटीज का प्रोवाइड करें, उनका यूज करें और अपनी क्षमताओं को अच्छे से बढ़ाएं, ताकि वैश्विक मार्केट में वो कंपटीशन कर सके। इसलिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात आई कि किस तरीके से हमें निर्यात को बढ़ाना है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज वहां लगानी है और वो क्या क्या फैसिलिटीज देनी है। इस प्रकार का एक्ट फैसिलिटीज सबसे पहले चाइना लेके आया। चाइना में सेज जबरदस्त सक्सेस रहे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत जबरदस्त सक्सेस रही। और आप देख सकते हैं कि आज चाइना दुनिया के सारे देशों के साथ एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट में टॉप भी रहता है, जिसका मेन कारण उसके सेज है। तो इसी उद्देश्य के बाद जब भारत है 2005 में इसको लेके आया था। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, तो वो करंट में आएगी। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, सेज क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले सेज की बात करें तो सेज दोस्तों कुछ नहीं, एक और स्पेशल जोन हम डिसाइड करते हैं। ये स्पेशल जोन होते हैं जहां पर बहुत सारी चीजों से ये शुल्क फ्री होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है व्यापार के संचालन और शुल्क और कर के माध्यम से इनको एक तरह से हम बाह्य क्षेत्र मानते हैं। हम जहां पर नॉर्मली ये कहते हैं कि रहते तो ऐसे मानते हैं कि ये विदेशी क्षेत्र के रूप में भी कई बार इनको दर्जा देते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारे हमारे कानून इन पे लागू भी नहीं होते, उनको बहुत सारी सुविधाएं हम देते हैं। तो ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहां हम विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करते हैं कि देखो हम इतनी फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, या आओ और निवेश करो, कंपनी स्थापित करो और यहां से फिर निर्यात करो। तो ये शुल्क मुक्त क्षेत्र होते हैं।
जिन्हें हम बाह्य क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें हैं वो फ्री में फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पर लागू भी नहीं होते उनको, क्योंकि उन कानून जैसे लेबर कानून उनमें ढील दी जाती है बहुत सारी चीजों में। तो इसलिए, और भारत बहुत पहले से ही निर्यात प्रसंस्करण केंद्र या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाले मॉडल की प्रभावशीलता देखते हुए 1965 में सबसे पहले ईपीजेड लेके आया। कांडला एशिया में ईपीजेड पहले आया। ईपीजेड मतलब निर्यात प्रसंस्करण केंद्र। निर्यात प्रसंस्करण केंद्र में ये था कि भाई ये जो तटवर्ती एरियाज हैं, यहां जिन जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी इंडस्ट्री यहां पर लगाई जाए। तो इसी चीज के आधार पर 2000 ये पहले आया हमारा ईपीजेड, बाद में 2000 में विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत सेज की व्यवस्था की गई थी और सेज की नीति लाई गई थी। 2005 में सेज एक्ट लाया गया था, 2006 में सेज एक्ट को लागू किया गया था, जिसके माध्यम से था कि हम कहीं ना कहीं ज्यादा निर्यातक है उनको बढ़ावा दिया जाए। और सेज के कई उद्देश्य थे इस एक्ट को लाने के लिए। सेज एक्ट 2005 के अंतर्गत इनको स्थापित किया गया था। बहुत सारी गलती स्टेट पीछे होती है, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि सेज है उसको लागू किया गया 2006 में, लेकिन उसका एक्ट था वो 2005 था। तो सेज एक्ट के क्या क्या उद्देश्य थे उनको हम देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो इनका ये था कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, यानी कि ज्यादा आर्थिक गतिविधियां हो। और अतिरिक्त का मतलब है ये घरेलू मार्केट से अधिक विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करके यहाँ पर एक निवेश करवाया जाए और अतिरिक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी कराया जाए, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उत्पादन हो और उस उत्पादन को निर्यात किया जाए। एक वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इनको ज्यादा हमें निर्यात करना है ताकि हमारे पास विदेशी मुद्रा है, इसके लिए इनको स्थापित किया गया था। घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेशक, ध्यान रखना सेज में ऐसा नहीं कि विदेशी ही निवेशक आएंगे, हमारे निवेशक भी यहाँ निवेश कर सकते हैं और निवेश करके उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती है। इसलिए रोजगार बढ़ाने के लिए और इंफ्रा को डेवलप करने, इन उद्देश्यों के लिए 2005 में हम सेज एक्ट लेके आए और सेज की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत यह था कि सेज के विकास और इसके रखरखाव की सारी प्रोसेस को बहुत आसान बनाया जाए और इससे संबंधित केंद्र और राज्य दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और जितने भी कंपनियां स्थापित होंगी उनको इजीली एक्सेस दिया जाए, इजीली ओपन किया जाए। इसलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाया। सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम है कि आपको अगर कोई कंपनी स्थापित करनी है तो उसकी जो परमिशन है, फॉर्म है, एप्लीकेशन है, जो भी करना है, एक विंडो पे जाकर के आप सब कुछ कर सकते हो। इजीली आपको एक्सेस हो जाएगी, इजीली परमिशन मिल जाएगी और कंपनी खोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए विदेशी निवेशक तभी आपके यहाँ निवेश करने आएंगे जब उनको सारी चीजें आसान लगेंगी। तो इसलिए इसके अलावा यह था कि इसमें स्वयं प्रमाणन पर जोर दिया गया था कि आपको कोई और अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करेगी, आप सेल्फ लेवल पर अपना रेगुलेशन करोगे और ताकि आपको किसी बाह्य हस्तक्षेप से बचा जाए। तो इसलिए इनमें क्या किया गया कि दस्तावेज है उनको आसान किया गया था ताकि किसी प्रकार की डिले ना हो, ताकि किसी प्रकार की यहाँ कंपनियों को कोई जटिलता ना हो। इसलिए सेज फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड करवाई गई। तो कुल मिला के है कि सेज में बहुत सारी चीजें हैं तो इजीली प्रोवाइड करवाई गई थी और इनका उद्देश्य था कि देखो भारत में क्या कि विदेशी निवेशक आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं आते थे कि भारत में कंपनी खोलना इतने ज्यादा जटिल कानून थे कि कोई कंपनी खोल ही नहीं पाता था या कंपनी बंद नहीं कर पाता। टैक्स बहुत ज्यादा था, कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा थी, तो कोई भी निवेशक नहीं चाहता कि यार भारत में नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना हमें सस्ती फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है तो चाइना हम जाएंगे। इसलिए भारत ने सोचा कि अगर एक्सपोर्टर को बढ़ाना है, विदेशी निवेशक को अट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें सेज जैसी फैसिलिटीज लानी है। अब सेज का थोड़ा सा हम प्रदर्शन देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। तो एक तो सेज की संख्या, जनवरी 2022 तक सेज की अगर बात करें तो अब तक 268 सेज एक्टिव है, 375 है इनको नोटिफाइड किया गया और 425 है इनको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, ये एक बढ़िया काम है, अर्थात इस एक्ट को इंप्लीमेंट तो किया गया। सकारात्मक आर्थिक संकेतक, जैसे 2021 में अगर बात करें तो इनका निर्यात बढ़कर के 7.539 रुपीज हो गए। इतने रुपीज इनका निर्यात हुआ जो 2006 में, ध्यान रखना, पहले हमारे पास 22,840 करोड़ था, जो बढ़ करके कितना हो गया 7,59,000 करोड़। आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी ग्रोथ करी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं निवेश की बात करूं, पहले 6.17 इतना निवेश है, इतना निवेश बढ़ा है, उतने रोजगार बढ़े, तो कुछ अच्छे संकेतक है। देखो रोजगार लगभग 2.3 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है, लगभग 6.17 ट्रिलियन निवेश किया है, लगभग 7.59 ट्रिलियन इसने एक्सपोर्ट किया है। तो ये इसका एक अचीवमेंट है। चीन के मुकाबले खराब प्रदर्शन, ये बात तो सही है कि भारत ने सेज स्थापित की, लेकिन चीन की तुलना में हम सक्सेस नहीं थे। वित्त वर्ष 2020 में निर्यात 112 बिलियन से भी कम रहा, जो चीन की तुलना में बहुत कम है।
चीन के तो हमारे यहाँ जैसे 268 सीएच जितना निर्यात करते हैं ना, इतना चीन का एक अकेला जोन है, एक अकेला सीएच क्षेत्र है वो निर्यात करता है। हमारे जितने 268 निर्यात करते हैं इतना चीन का एक क्षेत्र निर्यात करता है। और सीएच की प्रतिस्पर्धा है, उसको लाभ नहीं हो पा रहा। उसका मेन रीजन क्या है कि कई बार इसमें जैसे क्योंकि कई व्यवसाय सीएच से दूर जा रहे हैं, व्यवसायिक इकाइयों को आसियान देशों में स्थानांतरित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो सीएच स्थापित किया गया है तो हम सीएच में रहने वाली कंपनियों को इतनी फैसिलिटीज देते हैं, इसलिए वो सीएच में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारी कंपनियों को बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, इसलिए सीएच वालों को कोई विशेष दर्जा नहीं मिल पाता। वो कहते हैं यार तुम बाहर भी इतनी फैसिलिटी देते हो और यहाँ भी इतनी फैसिलिटी दे रहे हो, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं, आसियान देशों में निवेश करेंगे क्योंकि वह ईजिली हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है। तो ये चैलेंजेस जो चीज है, तो सीएच का ये प्रदर्शन इसकी हम बता सकते हैं क्या सक्सेस रहा, क्या मूल्यांकन है, तो ये पॉइंट हमारे पास पते होने चाहिए। क्योंकि सीएच का अभी तक मूल्यांकन को लेकर के सवाल नहीं पूछा है, तो मूल्यांकन को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको ये पॉइंट लिखना है। ये 4 पॉइंट है, इनको अच्छे से पढ़ लो, इनको नोट डाउन कर लो और ये फैक्ट याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा आता है सीएच के समक्ष चुनौतियां। ये जस्ट हम सीएच की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, अभी तक करंट वाले मुद्दे पे आए नहीं हम, ठीक है ना। सीएच के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स है उसमें छूट का परसेंटेज सही नहीं है। हालांकि ये बताया गया है कि 5 वर्ष तक सेज 100% टैक्स छूट रहेंगे, अगले 5 वर्षों में 50% रहेंगे और अगले 5 वर्षों में उनमें 50% टैक्स होगा उनके निवेश पर। लेकिन अभी भी कई चीजों में क्लोज इतने ज्यादा बना दिए हमने कि अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, एक इनके समक्ष चुनौती है। दूसरा, अभी भी इनमें कई पाबंदियां, इनको भूमि नहीं मिल रही, इनको लैंड नहीं मिल रही, अभी भी ये चीज दिक्कत आ गई। दूसरा, भारत का डब्ल्यूटीओ के साथ कई मामलों में विवाद बना हुआ है, तो डब्ल्यूटीओ के साथ विवाद बना हुआ है तो निर्यात संबंधी दिक्कत आ रही है, इसलिए सीएच ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें आ रही है। दूसरी बात इसमें यह कि घरेलू बिक्री में निर्मित अंतिम उत्पाद का पूर्ण सीमा शुल्क भुगतान किया जाना सबसे बड़ी बात है कि आप विदेश में वस्तु बेच रहे हैं, घरेलू बिक्री कर रहे हैं और घरेलू में अगर आप घर में बेच रहे हैं उसके बावजूद भी आपको कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है, ये एक दिक्कत है। भाई तुम ये बोल रहे हो कि तुमने अगर इसको नॉर्मली हम भाई एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें ये सुविधा है, सुविधा देखो थोड़ा समझो इस पॉइंट को, क्या है इसमें यह कि आइए सीएच जोन है और सीएच जोन में जब आप यहां से उत्पादन करके किसी वस्तु का और निर्यात करोगे ना तभी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ध्यान रखना। अदरवाइज इन सबको हमारी घरेलू मार्केट में बेचोगे ना तब आपको सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे मान लो भारत में सीएच कोई क्षेत्र बना हुआ है और सीएच में लगने वाली कोई कंपनी यदि उसको दूसरे देशों को निर्यात करती है तो उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, उसको मिलेगी फैसिलिटी। लेकिन यदि भारत में ही उसको बेचती है तो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। तो कई कंपनियां बोलती है यार फायदा क्या है, मान लो मेरे प्रोडक्टों का निर्यात ना हो तो कोई मुझे फायदा नहीं है इसका मतलब, तो इसलिए बढ़िया। राज्य की सीमित भूमिका, राज्य सरकारें ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो मुख्य रूप से राज्यों को सहयोग नहीं करती, भूमि नहीं देती इसकी वजह से। और एक सीएच 5 वर्षों में अगर बात करें तो नेट फॉरेन एक्सचेंज धनात्मक बनाए रखना पड़ता है, यानी कि सीएच की ये कंडीशन है कि कोई भी सीएच में लगने वाली कंपनी निर्यात ज्यादा करेगी आयात से, अर्थात उसका नेट निर्यात होना चाहिए, ये एक बड़ी चुनौती इसमें आ जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी बड़ी समस्या हमारे समक्ष आ जाती है। तो सीएच के समक्ष ये बहुत सारी विसंगतियां है कि आप नेट हमेशा निर्यात बना के रखो, आप अगर हमारे मार्केट घरेलू मार्केट में बेचोगे तो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होगी, इसकी वजह से ना सीएच ज्यादा सक्सेस भारत में हो नहीं पा रहे, ठीक है ना। अब आते हैं करंट के मुद्दे पे, करंट का मुद्दा है क्या। देखो अभी तक मैं बेसिक बता रहा हूं, तो ये मैं इकोनॉमी वाले पार्ट में इसको नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब है हाल ही में करंट में क्या मुद्दा है, तो इसलिए मैं दोस्तों कई बार बोलता हूँ करंट ज्यादा नहीं, मेन बात है उसके बेसिक को। तो अभी तक हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, ये सब बेसिक का पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है। करंट पे हम अब आएंगे इसमें कि सरकार ने डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज बिल लेके आई है, जिसको बोला है डैश बिल। ये एक बिल है, अभी तक बिल का मतलब है कि अभी पारित नहीं हुआ 2022। इस विचार विमर्श के उद्देश्य से ये कहा जा रहा है कि इसको सीएच एक्ट के जगह इसको रिप्लेस किया जाएगा, अर्थात नया एक्ट आएगा, इसकी जगह इसको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, इसी उद्देश्य। तो बात यह है कि नया एक्ट लेके आ रहे हैं, बोला सीएच में कुछ कमी थी, इनको दूर करने के लिए ये डैश एक्ट लेके आए, और इसका हाल ही से डैश एक्ट बना नहीं है, अभी इसका मामला चल रहा है, इसलिए हाईलाइटेड थोड़ा सा है। लेकिन इस एक्ट में क्या नए चेंज लाएंगे वो हम देखते हैं। तो डीएस में क्या लाएंगे, इसके लाभ क्या होंगे। तो 2018 में एक समिति बैठी और समिति ने ये बोला कि भाई देखो सीएच आपके ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं रहे, और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसकी जगह हमें डैश लाना चाहिए। अब डैश यानी कि डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज इन विकास उद्यम और सर्विस हब,
यानी कि जो डेवलपमेंट में हमारी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके उसको हमें लाना चाहिए, और इससे हमें क्या क्या लाभ होगा वो सब चीजें इसमें दिखाई गई है। तो देखो सीएच के तहत ये था कि आपको मुक्त मतलब ये था कि भाई जो इसमें काम करेगा उसको फ्री दिया जाएगा। सीएच में आंशिक नोटिफिकेशन था। आंशिक नोटिफिकेशन का मतलब ये था कि आप घर के अंदर बेचोगे तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी, घर के बाहर बेचोगे, डोमेस्टिक मार्केट से बाहर बेचोगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, तो उसको इसमें समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, घरेलू बाजारों में बिक्री है उसको आसान बनाया जाएगा। आपको शुल्क है, कच्चा माल की शुल्क है, वो सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। और अनिवार्य रूप से आपको विदेशी मुद्रा, मतलब ये था पहले तो सीएच की कमी को दूर किया जाएगा। सीएच में कमी एक तो ये थी कि आपको घरेलू मार्केट में बेचना है कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, इसमें यह है कि फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, सीएच में यह था कि आपको निर्यात करते टाइम फैसिलिटीज मिलेगी, इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम है, इसमें बोला गया 6 महीने के अंतर्गत आपको सिंगल विंडो सिस्टम एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, उसके अंतर्गत आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें निवल विदेशी ये मामला था कि आपको हमेशा विदेशी मुद्रा में, मतलब ज्यादा ये है कि आप आयात कम करो निर्यात ज्यादा करो, इस वाली कंडीशन को हटा दिया गया है। ये कंडीशन आपको नहीं है। राज्य की सक्रिय भागीदारी, इसमें राज्यों को सक्रिय भागीदारी देने के लिए विकास केंद्रों की स्थापना की गई है और राज्य सीधे केंद्रीय बोर्डों को सिफारिश कर सकते हैं। अर्थात राज्य इसमें ज्यादा एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली है कि इनको आसानी से सुविधाएं मिलेंगी और डब्ल्यूटीओ के रूल है उनको पालन किया जाएगा। कहने का मतलब है जो ऊपर हमने चैलेंजेस देखी गई थी उनको ये एक्ट दूर कर देगा, इसलिए इसको लाने की पूरी फैसिलिटीज की जा रही है और अभी तक ये बिल के रूप में है। यदि ये कानून का दर्जा ले लेगा तो काफी हद तक ये सक्सेस रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या फायदा होगा। ऑब्वियसली रोजगार सृजन होगा, क्योंकि पहले कहता है कि आप निर्यात फोकस करो, इसमें यह कि अब आप घरेलू मार्केट में बेच सकते हैं, ज्यादा आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, आपको निर्यात बढ़ेगा। निवेश प्रोत्साहन, पहले लोग इसलिए निवेश नहीं करते थे यार फायदा होता नहीं है इसलिए निवेश नहीं करते। अब क्या आज इजिली लोगों को पता है कि देखो अगर हम सेज में निवेश करेंगे तो इजिली हमें क्या है कि घरेलू मार्केट और निर्यातक मार्केट दोनों में हमें सुविधाएं मिल जाएगी, यानी बाहर मार्केट में और घरेलू मार्केट में हमें सुविधा मिलेंगी तो इजिली हमें फायदा होगा। इंफ्रा को डेवलप किया जाएगा, वैश्विक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको मर्जिंग किया जाएगा, उसके साथ हमें जोड़ा जाएगा, रिसर्च अनुसंधान बढ़ेगा और संघवाद मजबूत होगा, क्योंकि इसमें राज्यों को बहुत सारी पावर दे दी गई है। और भारतीय विनिर्माण निर्यात, सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, स्पेशली चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों से। तो उस कंपटीशन से निपटने के लिए हमारे लिए फैसिलिटी जरूर होनी कि हमारे निर्यातक है उनको इजीली सुविधाएं मिले, वो इजीली काफी चीजों को प्राप्त करें और आसानी से अपनी जो निर्यात है उसको बढ़ाए। तो घरेलू विनिर्माण गतिविधियां भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले यह था केवल ये एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे, अब यह कि घरेलू लेवल पे भी सप्लाई कर सकेंगे। तो डैश जो एक्ट आएगा, ये डैश जो एक्ट के रूप में काम होगा तो काफी हद तक हमें सफलताएं मिलेंगी, इसलिए ये करंट में था कि सेज की जगह डैश एक्ट को लाया जा रहा है। हालांकि अभी बिल है, धीरे धीरे अगर ये वो बन जाएगा तो अच्छी बात है। इसके बाद आया रेलवे में नवाचार। पहले हम भारतीय रेलवे को देख लेते हैं, फिर नवाचार को देखेंगे। भारतीय रेलवे की बात करें तो आपको पता है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। आज लगभग भारतीय रेलवे को 170 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। तो भारतीय रेलवे की बात करें हम तो भारत में विश्व के हिसाब से आकार में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता रेलवे चेयरमैन करता है, जो इसका अध्यक्ष रेल मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। भारत में रेलवे के 17 डिवीजनों में बांटा गया है भारत को अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है ना। और डिवीजन में आपको पता है सीजीएम होते हैं, चीफ जनरल मैनेजर, ये इनको रेगुलेट करते हैं, जो IRTS इनसे जाते हैं। 3 तरह की रेल है, गज, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को ज्यादा इतनी। भारत में 13,000 से अधिक यात्री ट्रेन चल रही है, 9,000 से अधिक माल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ियां चल रही है 9,000 से अधिक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और अब मामला है कि भारत में रेलवे का नवाचार किया जाए। देखो आपको पता है कि वर्तमान समय बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। आजकल प्राइवेट रेलवे भी आ रहे, प्राइवेटाइजेशन हो गया। रेलवे में लोगों की थोड़ा सा जीवन स्तर भी सुधर गया है, तो लोग रेलवे में अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं। लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई इजिली हमें जल्दी से पहुंच जाए। तो आजकल देखो समय की मांग क्या है कि देखो आसान पहुंच हो, आसान व तीव्र। दूसरी सुरक्षा, कि भाई लोग अगर बैठ रहे हैं तो रेल में बैठ के जा रहे हैं, सुरक्षा होनी चाहिए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना होना चाहिए। तीसरी है कि आपको प्रतिस्पर्धा मिल रही है फैसिलिटीज में प्राइवेट से, तो इसलिए तो इतनी सारी चीजें चेंज हुई, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, लोगों की इनकम बढ़ी है, तो ऑब्वियसली वो आजकल लोग एक AC सेकंड AC में बहुत ज्यादा लोग जाने लग गए, पहले लोग इतने नहीं जाते थे।
तो जो इतनी सारी चीज़ होगी तो लोग ऐसी स्थिति में रेलवे भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करेगा ताकि लोगों की, यात्रियों की आशाओं के अनुरूप अपना वो कर सके। इसलिए रेलवे अपने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार नीति है, उसको शुरुआत कर रहा है। यही इसका मेन था। बाकी इसमें कोई थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। तो इस नीति की बात करें तो इसमें इंडियन रेलवे द्वारा कई स्टार्टअप्स हैं, उनको डायरेक्ट खरीदा, कई स्टार्टअप जो इनोवेशन के रूप में काम करें उनसे डायरेक्ट चीजें हैं खरीदी जाएगी। और इसलिए रेलवे भी खुद अपने लेवल पर कई स्टार्टअप्स है उसमें काम कर रहा है। जैसे सॉरी इसमें आईआर के नवीन तकनीकी संसाधनों का विकास किया जाएगा, आईआर इंडियन रेलवे। जिसमें एक बात है सीड मनी है। सीड मनी मतलब यह है कि ये स्टार्टअप्स, कोई स्टार्टअप होगा उनको शुरुआत करने के लिए रेलवे खुद पैसा देगा। वो स्टार्टअप शुरुआत होंगे इनोवेशन शेयर में, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे और उसको रेलवे अपने पास स्वीकार करेगा और उनका यूज करेगा। इसलिए रेलवे अपने अपने स्टार्टअप डेवलप कर रहा है, सुरक्षा के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ट्रैक एंड ट्रेस के लिए, सारी चीजें, ताकि अपने ही लोग हो, अपने ही कर्मचारी हो, अपनी इंडस्ट्री हो और उनके माध्यम से रेलवे अपनी फैसिलिटीज ले। इसलिए रेलवे छोटे छोटे स्टार्टअप है वो शुरू कर रहा है ताकि इनोवेशन बढ़ाया जाए और रेलवे को बहुत आगे ले जाए। इसलिए था कि देखो पहले रेलवे को कोई भी इक्विपमेंट खरीदना पड़ता, बाहर से खरीदना पड़ता, दूसरी कंपनी से खरीदना पड़ता। इसलिए रेलवे ने नीति चेंज कर दी, अपने ही स्टार्टअप को वहीं से सामान खरीदा जाए। तो इस नीति का उद्देश्य है कि रेलवे अपनी गुणवत्ता, विश्वसनीयता, रखरखाव, इन समस्याओं को निपटाना चाहता है, लागत आसानी से हो और आसानी से सारी चीजें निपटान की जाए। पहले बाहर से आप सर्विस लेते थे, कोई भी चीज कमी हुई है बाहर से सर्विस लेंगे तो उसमें विश्वास की कमी रहती थी। रेलवे में अगर पहले डिब्बे बनवाने बाहर से बनवाएंगे, मतलब उसमें कोई इक्विपमेंट लगाना है बाहर से। अब रेलवे चाहता है कि जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी वो अपने लेवल पर हम ही डेवलप करें, इसलिए वो स्टार्टअप को डेवलप दे रहा है। तो स्टार्टअप को डेवलप देकर के रेलवे अपनी बेसिक नीड है उनको खत्म करेगा और बाहर से डिपेंडेंसी का हटाएगा और अपनी चीजें होंगी, अपने ही लोग उसका प्रोडक्शन करेंगे तो उस पर विश्वास भी रहेगा, वो कम लागत में होगा। तो इसलिए रेलवे काम कर रहा है। नीति के लिए 2040 से 50 करोड़ रुपए का बजट होगा। और भारत में रेलवे नवाचार की आवश्यकता क्यों है, ये चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको पता होने कि रेलवे नवाचार की आवश्यकता क्यों। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, एक तो अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव। आपको पता है कि भारत में 60% से अधिक रूटों का 100% से अधिक उपयोग हो रहा है। भारत के टोटल रूटों का 100% से अधिक, अब 100% से अधिक हो रहा है तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि अगर जैसे मान लो रेल की पटरी कम है और उस पर ट्रेन ज्यादा निकलती है तो एक ट्रेन डिले होने से पूरी ट्रेन डिले हो जाती है। तो एक बड़ी दिक्कत ये कि कम से कम ट्रेन, हमारे यहाँ जो रूट है वो जितनी क्षमता है उतनी उससे भी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में ट्रेनें टाइम पे नहीं जा पाती, डिले हो जाती है और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। हालांकि पिछले 60 से 70 वर्षों में हमने देखा है कि काफी हद तक हमने 1000% इनके रूट में वृद्धि की गई, लेकिन अभी भी आशा के अनुरूप नहीं है। यात्रियों को कर कम ध्यान, जैसे सफाई, आपने देखा होगा रेलवे में सफाई व्यवस्था, ट्रेनों में टर्मिनल, ट्रेन की क्षमता, इसमें अभी हम ज्यादा, कई बार खाने में आईआरसीटीसी का जो खाना आता है उसमें भी कई प्रकार की समस्या आती है। कम राजस्व, अभी भी रेलवे, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे को राजस्व कम प्राप्त हो रहा है उसकी क्षमता के, जितनी उसकी क्षमता है उससे लगभग, जैसे 100 रुपये उसकी कमाने की क्षमता है उसमें 60 रुपये ही कमा पा रही है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, इससे रेलवे लॉस में चली जाती है और जब रेलवे के पास इनकम नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसलिए दिक्कत है। इसके अलावा एयरलाइंस विकास के कारण हिस्सेदारी का नुकसान। आपको पता है कि आजकल एयरपोर्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, तो लोग एयरप्लेन के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू ज्यादा सफर करते हैं, इससे रेलवे में लोग कम जाते हैं तो रेलवे को नुकसान होने लग गया। सुरक्षा का मुद्दा, आजकल क्या है कि रेलवे जैसे मानव रहित ऑटोमेटिक क्रॉसिंग होती है, ट्रेन कई बार पटरी से उतर जाती है, रेलवे कर्मचारी कई बार चूक हो जाती है, तो ये एक बड़ी बात दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा, और एक इसका जो ढांचा है बहुत कठोर है, मतलब उसमें सारी चीजें हैं, गोपनीय रहती है, मार्केट का सिस्टम से दूर रखा जाता है और सारे थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, आपको पता है। इसलिए वजह से रेलवे अच्छा काम नहीं कर पाती, इन चुनौतियों की वजह से रेलवे अच्छा काम नहीं कर पाती। अगला है कि रेलवे ने कई काम किए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर, रेलवे ने बहुत हर लेवल पर काम किए हैं। तो रेलवे ने अब तक अपनी रेल व्यवस्था को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इसको लेकर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट को देखना है। एक क्या, सुरक्षा वृद्धि। रेलवे का पहला फोकस होता है, देखो, यात्रियों की सुरक्षा, ये पहला है। तो इसलिए रेलवे ने एक ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम चलाया। इसके अंदर क्या है कि 24/7 आपको एक वेब आधारित आईटी एप्लीकेशन है जिसमें 24/7 फैसिलिटीज रहेगी। इसके माध्यम से क्या है कि RFID टैग लगाए गए, जहां जिसके माध्यम से आप इजीली ट्रेन को ट्रैक कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। और उसके लिए, इसके अलावा रेलवे ने सुरक्षा कवच बढ़ाने की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सुविधा जिससे सुरक्षा बढ़ सके, और कवच, ये आपको पता है कि रेलवे में, और अभी कवच को अभी डेवलप किया रेलवे ने, जिसमें है कि कोई रेल टकरा भी जाएगी काफी हद तक वो सुरक्षित रहेगी। तो कवच नामक सिस्टम है, ये डेवलप किया है। तो सुरक्षा के लिए ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, RFID,
EI और कवच, ये सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा इंफ्रा पे, जैसे आपको पता है आज आधुनिक ट्रैक संरचना डेवलप की गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कोर, यानी कि ऑब्वियसली माल गाड़ियों के लिए अलग से लाइन बिछाई गई है, ताकि उस पर जो मालगाड़ी वही चले, यात्री गाड़ी ना चले। कई बार यात्री गाड़ी और मालगाड़ी की वजह से यात्री गाड़ी डिले हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए उनको अलग से चलाया गया। इसके अलावा माइक्रो प्रोसीजर आधार ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन सिस्टम, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन का मैनेजमेंट, अगर किसी प्रकार कोई समस्या आ रही तुरंत अलर्ट दे देगा। यात्रियों के अनुभव में सुधार, जैसे मेक इन इंडिया में हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस आपने देखा होगा। बायो टॉयलेट बना दिया आजकल, जो मुख्य रूप से टॉयलेट भी साफ रहने लगे, पहले टॉयलेट बहुत गंदी रहती थी। और सेफ्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डेवलप किया है। तो रेलवे ने इनोग्रेशन, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि रेलवे ने क्या क्या काम किया। संगठनात्मक लेवल पर काम करें तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये इसके माध्यम से रेलवे बड़ी मात्रा में मार्केट से शेयर बॉन्ड जारी करके पैसा लेगी। रेलवे अपनी प्रॉपर्टी को वैल्यू में कन्वर्ट करेगी और रेलवे को बहुत सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, ताकि रेलवे के पास पैसा हो और रेलवे इजीली उसमें निवेश कर सके। और रेलवे बोर्ड है, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। और आजकल आपको पता है कि IRMS जो सर्विस है ये आने लग गई। पहले ये यूपीएससी लेता था, आज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आ गई। तो जो बहुत सारी चुनौतियां थी, पहले क्या था कि जैसे रेलवे में ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट चले जाते थे टेक्निकल जगह पर। अब जो व्यक्ति ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से गया है वो टेक्निकल में ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको हटा करके आज IRMS लेके आए। और पिछले कुछ दिन पहले आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यूपीएससी अलग से लेगी, जिसमें केवल बीटेक वालों को ही ज्यादा फायदा मिल पाएगा। बीटेक वाले ही उस एग्जाम को दे पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती है और टेक्निकल चीजें टेक्निकली कर पाएंगे। तो रेलवे ने हर लेवल पर अपने सुधार किए। और रेलवे आपको पता है, अगर रेलवे को इनोवेशन बढ़ाना है तो और क्या क्या करना चाहिए, तो एक तो ज्यादा से ज्यादा उसको निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी लेनी चाहिए। जैसे रेलवे ने आजकल क्या कर दिया, कई स्टेशन है वो प्राइवेट को दे दिए। यात्रियों की सुविधाएं, हवाई अड्डे के साथ इन्होंने कनेक्टिविटी कर दी। इसके अलावा लॉजिस्टिक लागत है रेलवे को घटानी पड़ेगी, ये काम करना है। और अपनी गतिशीलता है वो बढ़ानी पड़ेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और चुनौती तो यही है भारत में कि रेलवे की संस्कृति अभी, क्योंकि वर्क कल्चर ऐसी है कि लोग काम करना नहीं चाहते, पुराने लोग हैं, नहीं सीखना चाहते, तो वो एक दिक्कत है। इसके अलावा रेलवे में ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रेलवे 100 रुपये कमाता है, 98 रुपये उसके चले जाते हैं। तो उसको कितना सा खर्चा हो रहा है, थोड़ा सा खर्चा हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, खरीदारी का फ्रेमवर्क और ये चीजें, इनकी वजह से रेलवे ज्यादा अच्छा काम नहीं, ये चुनौती है रेलवे की कि एक तो रेलवे के पास उसकी वर्क कल्चर बहुत सही नहीं है, क्योंकि सरकारी वर्क कल्चर है। दूसरा, उसकी लागत बहुत ज्यादा है। तो इन वजह से रेलवे को अभी इसके नवाचार में टाइम लगेगा, क्योंकि देखो नवाचार आप कितने ही कर लो, करना आपके कर्मचारियों को ही है, करना आपके ऑफिसर्स को है, और वही ज्यादा इनोवेटिव होंगे तभी जाके आप अच्छा काम कर पाओगे। तो ये रेलवे का मामला था जो हमने देख लिया, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी एक और लेक्चर में इस इकोनॉमी वाले को खत्म कर देंगे। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा विश्वास रखो, धैर्य रखो, हम जल्दी ही इसको खत्म करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, और किसी प्रकार को हो सकता है कोई स्पीड से बोली गई चीज या कोई शब्द आपके समझ में नहीं है तो आप उसको पूछें, बेझिझक पूछें, हमारा जिम्मेदारी है कि आपको उसको समझाया जाए। लेकिन जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उनको हाईलाइटेड करो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे की वर्तमान समस्या क्या है, रेलवे ने अपनी नवाचार तकनीकी को क्यों अपनाया है, और रेलवे ने अब तक अपने रेलवे की उपलब्धियां क्या है, रेलवे ने क्या क्या काम किया, तो हर लेवल पे क्या काम किया, यात्रियों के लिए क्या काम किया, सुरक्षा के लिए क्या काम किया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे रेलवे ने क्या क्या काम किया, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसलिए इनको एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रेलवे वाला टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार पीपीपी मॉडल को क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं। इसलिए इनको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इनको समझो। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।